सूरज की सुनहरी किरणें चारों जानी फैलकर उजाला कर रही थी। अंडे और पराठे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो गुनगुनाते हुए अपने प्लेट में नाश्ता सजा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और रुमाना ने लपक कर फोन उठाया था। क्या? उसे जैसे ही फोन अपने कानों से लगाया, एक जोरदार चीख उसके मुंह से बुलंद हुई और फोन हाथों से छूटकर गिर गया। उसने बेख्तियार अपना सांस बहाल किया और दोबारा फोन कान से लगाया। आंसू तो आकर उसकी आंखों से बहने लगे। फोन बंद होते ही वो बेचैनी से यहाँ से वहां टहलने लगी। जब से सादकाबाद से फोन आया था, उसके तो हाथ पांव ही फूल गए थे। वो बेचैनी से अपनी अम्मी का इंतजार करने लगी, जो कि करीबी मार्केट में सौदा सर्फ लेने गई हुई थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। वो चौंक सी गई और दौड़कर दरवाजा खोला। सामने उसकी वालदा थी। अम्मी, अम्मी, ये कहते वो उनके गले लगकर रो पड़ी। तो नसीमा बेगम ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। क्या हुआ है रमाना? क्यों मेरा दिल दहला रही हो? क्या हुआ है आखिर? क्यों रो रही हो? रुबाना ने बेख्तियार गहरा सांस भरकर अपने आंसुओं को काबू में रखा और फिर उन्हें हाथ पकड़कर घर में ले आई। उनके हाथ से सोदा सर्फ की चीजें लेकर उसने एक तरफ रख दी। उन्हें सोफे पर बिठाकर घुटनों के बल उनके पास बैठ गई थी। अम्मी, बस दुआ करे कि शनीला आपा की सास यानी कि खाला ने फोन किया था, कह रही थी कि शनीला आपी की हालत बहुत खराब है। कल रात से उसे अस्पताल लेकर गया है। अम्मी प्लीज दुआ करें। अब तो माँ है ना, आपकी दुआ जरूर लगेगी। शनीला रोमाना की बड़ी बहन थी, जो उम्मीद से थी और उसके हमल के आखिरी महीने चल रहे थे, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक से फिसल कर गिर गई थी। या अल्लाह खैर। ये सुनकर रोमाना की अम्मी ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा, रो पड़ी थी। रोमाना, बस जल्दी से मेरी जायनमाज और चादर ले आओ। मेरा वुजू है। मैं अभी अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने नमाज की नीयत बांध कर अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना शुरू कर दी थी। रोमाना भी उनके साथ तस्वीर लेकर बैठी हुई थी। उसका नाश्ता ठंडा हो चुका था। फोन सुबह 10 बजे का आया हुआ था और अब रात के 8 बज रहे थे, लेकिन ना फोन लग रहा था, ना उनकी तरफ से कोई कॉल आई थी। अम्मी, भाजी ठीक तो होगी ना? रोमाना ये सवाल कोई 10वीं बार पूछ चुकी थी और उसकी वालदा ने बहती आंखों के साथ उसे सब ठीक हो जाने का कहकर तसल्ली दी थी, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। तभी 8 बजकर 5 मिनट पर फोन की घंटी बजी तो रुमाना ने डरते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखा। रुमाना, देख क्या रही हो? कॉल उठाओ। ये सुनकर रुमाना ने बेख्तियार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और फौरन से आंखें बंद करके अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मेरी अप्पी को सलामत रख और उन्हें खैर आफियत के साथ नेक सालिहा और सेहतमंद औलाद की नेमत से नवाज दे। उसने ये दुआ की और फौरन से फोन उठाया। कान से लगाया ही था कि खाला की आवाज गूंजी थी। मुबारक हो, मुबारक हो, शहनीला ने मेरे पोते को जन्म दिया है। ये सुनकर रुमाना चीख मारकर उछल पड़ी और उसने फोन अपनी अम्मी को पकड़ा दिया। लुड्डी है जमा लो, पाओ लुड्डी जमा लो। वो बकायदा लुड्डियां डालने लगी तो उसकी अम्मी ने फोन पर हाथ रख कर उसे गुस्से से घूरा। दिमाग खराब है लड़की। शनीला की हालत अभी भी खतरे में है, बाहर नहीं आई है। जाए नमाज पर बैठो। शैतान को दोस्त बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने बेख्तियार उसे घर का तो एकदम सीधी हुई और फिर मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए जाए नमाज पर बैठकर दोबारा से शनीला के लिए दुआएं मांगने लगी। अम्मी, अम्मी, उन्होंने मुबारकबाद देने के बाद जैसे ही फोन रखा तो रुमाना उनके गले लग गई। अम्मी, बहुत मुबारक हो आपको, आप नानी बन गई हैं। मुझे बस शनीला आपी से मिलने के लिए जाना है। मैं वहां जरूर जाऊंगी और उनके छोटे से गुड्डे को अपने हाथों में उठाऊंगी। ये सुनकर उसकी वालदा मुस्कुराई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। अब मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं वहां इतने लंबे अरसे रहूं, और फिर तुम्हारे अब्बू की दुकान भी तो यहाँ पर है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। तुम्हें वहां छोड़ आऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें खाला से इजाजत लेना पड़ेगी। रुमाना ने सुनकर अपना मुंह बसोरा। ऐसे कैसे खाला से इजाजत लेना पड़ेगी? वो अब सिर्फ शनीला आपी का ससुराल थोड़ी ना है, खाला का घर भी तो है। ये सुनकर उसकी वालदा ने उसे घूरा। जो भी है, अब वो शनीला आपी का ससुराल ही कहलाएगा बेटा। मैं उनसे फोन करके थोड़ी देर में पूछती हूँ और फिर हम सब एक साथ निकल जाएंगे। तुम वहां ठहर जाना और हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन ये बात अभी तुम खाला से मत करना। अगर वो खुद कहें तो फिर जाना, ठीक है? रोमाना का मूड एकदम खराब हो गया था। वो वहां से उठकर किचन में आई और अपनी अम्मी के लिए
चाय बनाने लगी। अम्मी भी ना, बस अब इतना भी क्या लिहाज, मरव्वत, खाला कोई मना थोड़ी ना करेंगी। खाइला मेरा तो दिल ही डूबा जा रहा है ये सोच करके कि मैं अपने छोटे से प्यारे से गुड्डे भांजे से मिल नहीं सकूंगी। इन्हीं सोचों में गुम उसे चाय में चीनी की जगह नमक भर भर के डाल दिया था। चाय ट्रे में सजाकर वो जैसे ही बाहर निकली, दरवाजे की घंटी बजी। वो हैरान होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर सामने मौजूद शख्सियत को देखकर उसने जोरदार अंदाज में चीख मारी थी और फिर दौड़कर अपनी अम्मी के गले लग गई थी। अरे क्या हो गया रुमाना, क्या बात है, कहीं चोर तो नहीं आ गए? ये सुनकर वो दरवाजे पर खड़े शहरयार ने बेइख्तियार कहका लगाया था। नहीं अम्मी, चोर नहीं, वो शहरयार भाई आ गए हैं। वो इस कदर खुश हो गई थी कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। रुमाना, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, दिमाग तुम्हारा सठिया गया है, जाओ अब यहाँ से। उन्होंने दबे दबे गुस्से से उसे डांटा और फिर उठकर वो शहरयार के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। अरे बेटा, तुमने इतला तो की ही नहीं। ये सुनकर शहरयार मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ये सुनकर वो शर्मिंदा हुई थी। ये लड़की भी ना, बस हर वक्त शर्मिंदा ही करवाएगी। रुबाना वहां से गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सिंह। नसीमा बेगम ने शहरयार को सोफे पर बैठने का इशारा किया था। बैठो, बैठो बेटा, सफर के से थक कर आए होगे ना, पूरे 4 घंटे का रास्ता है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना पानी लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाइए सुकून से। नसीमा बेगम बौखलाई सी थी। बेटा, इस वक्त तुम यहाँ पर? जी मैं सब बताता हूँ आपको। उनकी आवाज भागती ये देखकर उसने मुस्कुराते उन्होंने बताया कि अम्मी कह रही थी कि शनीला भाभी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अब उसे रिकवर होते हुए टाइम लग जाएगा। ऐसे में छोटे बच्चे को अकेले नहीं देख पाएंगी, इसलिए तुम जाकर रुमाना को ले आओ। वो घर के कामों में मेरा हाथ भी बटाएगी। इस तरह शनीला का और बच्चे का ध्यान हम दोनों मिलकर रख लेंगे। अच्छा। नसीमा बेगम को खुशगवार हैरत हुई कि इनके पूछने से पहले उनकी बहन ने अपने छोटे बेटे को बेचकर खुद ही रुमाना को लाने का प्लान बना लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रुमाना तो बिल्कुल ही पागल हो रही है। कह रही थी कि दिल चाह रहा है उड़कर अपने नन्हे मुन्ने से भांजे के पास पहुंच जाऊं। नसीमा बेगम रुकी तो शहरयार ने मुस्कुराहट के साथ सामने दरवाजे में खड़ी रोमाना को देखा था, जिसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली थी। अब वहां खड़ी खड़ी क्या शर्मा रही हो? शहरयार है, तुम्हारा भाई ही है। जाओ, जाओ जाकर चाय लेकर आओ। ये सुनकर रोमाना आगे बढ़ी थी, अपनी अम्मी के बराबर में रखी चाय की ट्रे की तरफ इशारा किया। अम्मी, चाय आपके बराबर में ही है। ये सुनकर नसीमा बेगम ने अपने सर पर हाथ मारा। असल में शनीला की तबीयत का सुनकर वो ऐसी बदहवास सी हुई थी कि इर्द गिर्द का कुछ होश ही नहीं रहा था। ये कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए शहरयार को चाय का कप थमा दिया और खुद भी कप हाथ में लिए शहरयार के बोलने की मुंतजर थी। ये खाला, वक्त कम है, हमें आधे घंटे में निकलना होगा। ये सुनकर वो हैरान हुई। अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम चाय पी लो, फिर मैं खाना बनवाती हूँ। खाना खाकर जाना, आराम से निकल जाना। शहरयार ने मुस्कुराते हुए चाय का पहला घूंट पड़ा। अगले ही लम्हे उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नसीमा बेगम ने गुस्से से रुमाना को घुरा कर शहरयार से पूछा। जी जी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने फौरन से ये कहकर चाय का कप नीचे रख दिया। तो नसीमा बेगम को गड़बड़ का एहसास हुआ और रोमाना तो दौड़कर किचन के अंदर घुस गई कि वहीं से उसकी माँ की फ्लाइंग चप्पल उसके सर पर लगने वाली थी। ये शाहरियार भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने उन्हें चाय के बजाय जहर दे दिया हो। ये कहते उसने अपने लिए निकाली गई चाय में से एक घूंट भरा तो अगले लम्हे वो सिंक की तरफ दौड़ी थी और पूरी चाय सेट में उगल दी थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, नमक डाल दिया। वल्लाह, शहरयार भाई क्या सोचेंगे कि पहली बार वो हमारे घर आए और मैं उनकी ऐसी मेहमान नवाजी की है। ये सोचते उसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। रुमाना, रुमाना। तभी उसकी अम्मी की झंगारती हुई आवाज आई तो एकदम से उछल पड़ी। वल्लाह, अब अम्मी भी बेइज्जती का फुल मोड ऑन कर लेंगी और मुझे भिगो भिगो कर चपेड़े लगाएंगी। ये सोचते हुए शर्मिंदा शर्मिंदा से किचन से बाहर आई तो उसकी वालदा ने उसे खून खुआर निगाहों से देखा था। ये कैसी नमकीन चाय बनाई है, भूल गई हो कि चाय में नमक की बजाय चीनी डाल ली थी।
یہ سن کر بہت مشکل مسکرائی. سوری شہریار بھائی، مجھے پتا نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے نمک ڈل گیا. شاید آپ ہی اور ان کے بیٹے سے ملنے کی خوشی بہت زیادہ تھی، اسے غلطی سے آپ کو نمکین چائے پلا دی. شہریار نے غور سے اس ایکسائٹیڈ اور پرجوش سی لڑکی کو دیکھا تھا جس نے جوش جوش میں اسے نمکین چائے پلا دی تھی. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. میں خالہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ تیاری کر لیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں. ہم صادق بات کے لیے تھوڑی دیر میں نکلیں گے. یہ سنتے ہی وہ ہرے کا نعرہ لگاتے اچھلتی کودتی کمرے کے اندر گئی. اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کی امی آئی تھی. یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کب اپنا بچپنا چھوڑو گی؟ تمہیں کب آخر سمجھ آئے گی کہ کسی کے سامنے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے؟ یہ سن کر اس نے جیسے اپنی بات سن کر ناک سے مکھی اڑائی تھی. امی امی آپ کو بتا نہیں مل سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں. کتنے عرصے بعد میں صادق آباد جاؤں گی، اس گھٹن زدہ شہر سے باہر نکلوں گی. بہت مزہ آئے گا. امی ویسے آپ نہیں چل رہی؟ اس نے امی کو گول گول گھماتے ہوئے کہا اور ایک دم سے انہیں روک کر پوچھا تو اس کی امی ایک دھپ اس کی کمر پر رسید کر گئی. میرا دماغ گھما کر پوچھ رہی ہو کہ آپ کا دل نہیں ہو رہا؟ لڑکی تم کب بڑی ہوگی؟ اور میں تمہارے ابو ابھی نہیں آئیں گے، 2-3 دن بعد آئیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. ابھی خالہ ہماری مہمانداری کریں گی یا پھر شنیلا اور بچے کو سنبھالیں گی. اس سے شنیلا سے کہنا کہ امی جلد آئیں گی، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے. یہ سنتے رومانہ نے جلدی جلدی پیکنگ شروع کر دی اور آدھے گھنٹے سے پہلے ہی وہ شہریار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے والد صاحب سے محو گفتگو تھا. چلیں شہریار بھائی. اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور شہریار سے کہا تو اس نے چونک کر سامنے کھڑی رومانہ کو دیکھا جو بے حد پیاری لگ رہی تھی. اس نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا رکھا تھا. شہریار ایک دم سے کھڑا ہوا اور اس کے والد اور والدہ نے ہاتھ ملا کر آگے بڑھا دیا. رومانہ یہ آپ مجھے دے دیں. رومانہ نے حیرت سے اپنے سامان کی طرف دیکھا. نہیں، میں خود اٹھا لوں گی، بس اسٹیشن یہاں قریب ہی تو ہے، آپ کب تک میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ اس نے کچھ اس ادا سے کہا کہ شہریار مسکرانے پر مجبور ہو گیا. ہم بس اسٹیشن پر نہیں جائیں گے. یہ سن کر رومانہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سے گورا. تو پھر کس پر جائیں گے؟ کیا خالہ نے ایئر ٹکٹ کے پیسے بھی بھیج دیے؟ اس نے اپنی آنکھیں نکال کر پوچھا تو نسیمہ بیگم اپنا سر پکڑ کے رہ گئی. نہیں، ٹکٹ کے تو نہیں، بلکہ ہم بائی روڈ جائیں گے. یہ سن کر رومانہ وہیں بیٹھ گئی. نہ بابا نہ، میں صادق آباد اتنا پیدل چل کر نہیں جاؤں گی. 4 گھنٹے کون پیدل چلے گا؟ پاؤں دکھ جائیں گے. یہ سن کر شہریار نے بھی اپنا رخ پھیر کر اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کی. الو کی پٹھی، وہ کہہ رہا ہے کہ بائی روڈ جائیں گے، یعنی وہ اپنی گاڑی لایا ہے. یہ سن کر رومانہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی. گاڑی؟ کون سی گاڑی؟ کہاں کی گاڑی؟ مجھے بھی دیکھنی ہے. یہ کہتے ہوئے باہر کی جنب دوڑ گئی تھی اور شہریار نے ان دونوں کو خدا حافظ کہا. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا تھا. گھر کے باہر کھڑی چمچماتی سیاہ گاڑی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی. جی یہ آپ کی گاڑی ہے؟ خالہ نے اتنی ترقی کب کر لی؟ کیا آپ نے نئی گاڑی لے لی؟ وہ بے تک کے سوالات پر سوالات کرتی چلی جا رہی تھی. خالہ نے ترقی نہیں کی، ہمارا گھر تو اب بھی وہی چھوڑا سا ہے. ترقی تو میں نے کی ہے، میں نے اپنا بزنس کھولا تھا، کامیاب ہوا تو گاڑی لے لی. اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا اور وہ کافی حد تک جازم نظر دکھائی دے رہا تھا. اس نے سفید شرٹ پر سیاہ جینز پہنی ہوئی تھی اور سر پر کیپ تھی. وہ اسے اپنے نپے تلے انداز میں جواب دیتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور رومانہ وہیں کھڑی رہ گئی. اندر بیٹھو. اس نے شیشہ نیچے کر کے اس سے کہا تو وہ ہونک بنی اسے دیکھتے رہ گئی. آگے بیٹھوں یا پیچھے؟ وہ اسی کشمکش میں تھی جب شہریار نے آگے کا دروازہ کھول دیا. اگر آپ ایزی ہیں تو یہاں بیٹھ جائیے، ورنہ پیچھے بھی بیٹھ سکتی ہے. یہ سن کر وہ جھٹ سے آگے بیٹھ گئی. اصل میں نا، میں ہمیشہ آگے بیٹھتی ہوں. شہریار نے سر ہلاتے ہوئے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور گونٹ گونٹ کر کے پینے لگا. آپ کو پتہ ہے، بس میں بھی ڈرائیور کے ساتھ میں برابر میں بیٹھتی ہوں. شہریار کو اچھو لگا. اور تو اور رکشے میں بھی کہیں جانا تو میں ڈرائیور کے برابر میں ہی بیٹھتی ہوں جا کے. یہ سننا تھا تو شہریار کے منہ میں موجود پانی اچھل کر باہر آیا اور ونڈو اسکرین پر پھیل گیا. کیا ہوا؟ وہ بری طرح کھانسنے لگا. کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ اس نے اسے پانی اٹکتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اس کی کمر پر 2 ہاتھ جڑے تھے. شہریار کی چیخ نکل گئی. ارے نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں.
शहरयार एकदम से पीछे हुआ कि बादल कहीं वो मुक्के झड़कर उसका सांस ही ना बंद कर दे। मुझे लगा कि आपको पानी अटक गया है। वो अब उसे क्या बताता कि सिर्फ पानी नहीं अटका, बल्कि उसकी बातें ही अटक गई थी कि वो रिक्शे में भी ड्राइवर के साथ बराबर वाली सीट पर बैठती थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस कभी कभार हो जाता ना। सच तो ये था कि शहरयार का सर दुखने लगा था। उसे खाला के घर आए आधा घंटा गुजरा था, और इस आधे घंटे में रोमाना ने 1000 बातें कर ली थी। कितना बोलती है ये लड़की, उसे दिल ही दिल में सोचा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद रोमाना जमाइयाँ लेने लगी। वो शहर की मसरूफ शाहिरा पर थे, जहाँ रुकना नामुमकिन सी बात थी। तभी रोमाना की नज़र मिठाइयों की दुकान पर पड़ी। अरे अरे, रुकिए रुकिए, उसने मसरूफ शायरा पर गाड़ी रोकने का कहा, तो शहरयार को मजबूरी में ब्रेक लगाने पड़े। ये क्या बदतमीजी है। अब उसकी बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। बदतमीजी नहीं, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। वो हैरान हुई। शहरयार ने अपना सर पकड़ लिया। मेरा मतलब है कि इतनी मसरूफ शायरा पर गाड़ी कौन रखवाता है। ये सुनकर रोमाना की आंखों में आंसू आ गए। वो असल में मैं आप ही के लिए मिठाई लेना चाह रही थी, बस इसीलिए। उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर शहरयार की तरफ मासूमियत से दिखा, तो उसे उस पर रहम आ गया। क्या लेना है, कौन सा लेना है, मुझे बता दे, मैं ले आता हूँ। ये सुनकर रोमाना ने झुकी नजरों के साथ पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। वो एकदम से जैसे चुप हो गई थी। शहरयार के गुस्से ने उसे जैसे चुप करवा दिया था। थोड़ी देर बाद वो मिठाई लेकर वापस आया तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे जाकर बैठ चुकी थी। आप अभी तो आगे बैठी थी। वो हैरान हुआ। पीछे ठीक हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, पीछे सो जाऊंगी। ये सुनकर शहरयार ने कंधे उचकाए थे। लगता है मोहतरमा को बुरा लग गया। वो सोचे बगैर न रह सका, और गाड़ी एक बार फिर मसरूफ शायरा पर दौड़ने लगी थी। 2 घंटे का रास्ता तय हो चुका था, और 2 घंटे का मजीद बाकी था। और ये 2 घंटे सुकून में गुजरे थे, क्योंकि वो गाड़ी की पिछली तरफ ही सो चुकी थी। घर पहुंचते ही शहरयार ने गाड़ी रोककर पिछली सीट पर सोई रुमाना को देखा, और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। रुमाना, रुमाना घर आ गया है। लेकिन वो गहरी नींद में थी। तभी शहरयार ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा था। रुमाना उठो, घर आ गया, अंदर आ जाओ। रुमाना ने उसी वक्त करवट लेने के लिए अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और एक जोरदार थप्पड़ शहरयार को लगा। वो अपनी जगह थमसा गया। अस्तगफुरुल्लाह, किस कदर बदतमीज लड़की है, ये नींद में भी हाथ पैर चलाना जानती है। रोमाना गाड़ी में करवट लेने के बायस सही गिर गई, और तब उसे होश आया, और इसने मुंदी मुंदी आंखों से आसपास देखा तो पता चला कि खाला का घर सामने ही है। वो झटके से उठ बैठी और छत से जा टकराई। शहरयार उसे वहीं छोड़कर अंदर जा चुका था। कितना कोई बेउमरफत इंसान है, मुझे गाड़ी में सोते छोड़कर चला गया। वो मुंह बसोड़कर अंदर आई, और अंदर आते ही खाला से गले मिली, उन्हें मुबारकबाद दी। रोमाना तो बहुत ज्यादा खुश है। सोफे पे बैठे हुए खाला ने उसे देखकर कहा, सफर कैसा गुजरा बेटा? शहरयार ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? ये सुनकर उसने सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाते शहरयार की पुश्त को घुरा। इन्होंने मुझे इतना जोर से डांटा था, मैं तो बस मिठाई लेना चाह रही थी। ये सुनकर खाला हंस पड़ी। बेटा, गुस्से का तेज है लेकिन दिल का साफ है। रोमाना ने खाला की तरफ देखा। ऐसे दिल के साफ होने का क्या फायदा कि इंसान जुबान के साथ कुत्ते बांध ले। आखिरी बात उसने बुड़बुड़ाते हुए कदरे धीमी आवाज में की, लेकिन वो आवाज भी इतनी ऊंची थी कि जीने चढ़ते शहरयार के कानों तक आसानी पहुंच गई। ये लड़की नहीं, पूरी की पूरी पटाखा है। उसे देखते और सोचा, और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ खाला भी हैरान होने के साथ साथ हंस पड़ी थी। चलो जी, अब रोमाना आ गई है ना घर में, रौनक लगी रहेगी। खाला ने ये कहकर उसे अंदर कमरे की तरफ जाने का इशारा किया, जहां से नन्हे बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। वो फौरन से उठकर बगैर नॉक किए अंदर दाखिल हुई तो उसके जीजा जी नमीर भाई बच्चे को लेकर टहल रहे थे, और शनीला खड़े होने की कोशिश कर रही थी। उसे फौरन से आगे बढ़कर अपने रोते हुए बांझे नमीर को नबीर भाई की गोद से लिया था। अरे अरे भाई, मुझे दे दीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब संभालूंगी। शनीला उसे देखकर मुस्कुराई थी, और उसने अपने बहन को गले से लगाया था। नमीर ने गौर से रुमाना को देखा। वो बेहद खूबसूरत हो गई थी। उठती जवानी। एक लम्हे के लिए नमीर की नजरों में इर्ताश सा पैदा हुआ।
तुम आ गई हो ना, अब ईद हो जाएगी, शर्मिला की, बच्चे की और मेरी भी। ये सुनकर रुमाना ने हैरत से देखा। आपकी ईद कैसे नमीर भाई? वो पूछे बगैर न रह सकी। अरे मुझे सोने को मिलेगा ना, 2 दिन से इस नन्हे शैतान ने मुझे सोने नहीं दिया। अब तुम आ गई हो तो संभाल लोगी और मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। ये सुनकर रुमाना और शर्मिला दोनों हंस पड़ी। आप अभी पहली बार भाग पड़े हैं और बच्चे से बेजार नजर आ रहे हैं। रोमाना ने उसे अपने हाथ में हल्का हल्का झूला देते शुरू किया तो वो गहरी नींद सो गया था। अरे नहीं नहीं, बेजार तो मैं किसी से भी नहीं हुआ। ये देखो कैसे तुम्हारी गोद में पहचान गया कि मासी आ गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। ऊपर सुकून नींद सो गया। शनीला ने मुस्कुराते अपने शौहर की बात सुनी थी। इसे पता है कि मम्मा को तंग नहीं करना, इसलिए मासी के साथ हाथ जाते ही चुप हो गया। नमीर ने हंसते हुए अपने हाथ फिजा में बुलंद किए थे। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे के हवाले में जा रहा हूँ, दूसरे कमरे में आराम करने के लिए। हाँ हाँ जरूर, नमीर भाई आप जाइए, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको किसी भी किस्म की फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नमीर ने गहरी नजरों से उसे देखा था। बिल्कुल ठीक कहती हो, अब तुम आ गई ना तो किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, लाइफ में सुकून आ जाएगा। रुमाना ने हंसकर उनकी बात का जवाब देने के बजाय अपने नन्हे से गुड्डे को देखा, जो खाला के हाथ में आते ही सो गया था। उसने एहतियात से शहनीला के पास उसे काट में लिटा दिया और फिर शहनीला के पास बैठकर बातें करने लगी। पूरा दिन शहनीला के रहने के बाद जब नमीर कमरे में आया तो वो उठकर बाहर आ गई थी। खाला उसका इंतजार कर रही थी। सो गया सुभान? उन्होंने इससे पूछा। नहीं खाला, जाग रहा था, लेकिन नमीर भाई अंदर आ गए थे ना, इसलिए मैं बाहर आ गई। हाँ बेटा, आ जाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वो घुटनों में हाथ रख के उठते हुए बोली तो रुमाना ने उन्हें वहीं रोक दिया। खाला आप यहीं बैठ जाइए ना, मैं चली जाऊंगी कमरे में, अब बस बता दे कि कमरा कौन सा है। तभी उन्होंने नमीर के कमरे के पास 2 कमरा छोड़कर इशारा किया। बेटा मैंने हर चीज सेट कर दी है, फिर भी कोई कमी हो तो माफ कर देना। खाला ने कहा तो उनके पास आई। अरे खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपकी बेटी हूं ना, और बेटियां इस तकल्लुफ में नहीं पड़ती। चले अब रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वो कमरे में आ गई थी और दरवाजा बंद कर दिया था। कमरे में बनी खिड़की सहन में खुलती थी, जो कि खुली हुई थी। उसने वो खिड़की खींच कर बंद करनी चाहिए, लेकिन कुंडी को जंग लगा हुआ था, इसलिए उसने अपनी मेहनत का बेकार जाते देख लिया। खिड़की बंद करने के बाद पर्दा लगा दिया था और फिर लाइट बंद करके वो कमरे में सोने के लिए लेट गई। आज का दिन खुशगवार था। नए शहजादे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था और वो बेहद खुश थी। और थकन इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी देर बाद ही नींद की गहरी वादी में वो खो गई। रात के न जाने कौन से पैरों से ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरों में किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही हो। और बढ़ा कर बैठी और गहरे गहरे सांस लिए थे। कमरे में खूब अंधेरा था। वो अंधेरे में सोने की आदी थी। उसे फौरन से लाइट जलाई तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरे बालों को छुआ हो। उसने भीग कर अपने बालों को हाथ लगाया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन से अपना दुपट्टा उठाया और बाहर निकल आई। घर गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। बस किचन में हल्का पीला बल्ब जल रहा था। वो वहां गई और उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली तो उसे हल्के से खांसने की आवाज आई। वो दौड़कर उछल पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो नमीर दरवाजे के बीचों बीच उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ रुमाना, नींद नहीं आ रही क्या? ये सुनकर उसने गहरा सांस लिया। नमीर भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गई थी कि पता नहीं कौन आ गया। नवीर अंदर आया, वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गया। डरने की क्या जरूरत है, इस घर में जब सब तुम्हारे अपने हैं तो फिर अपने ही तो रहते हैं। उसकी आवाज में अजीब किस्म की दिल गिरफ्तगी थी। रुमाना उसे देखती रह गई और फिर जल्दी से ग्लास और बोतल लेकर बाइक तरफ निकल गए। कमरा बंद करके सोया करो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। आखिरी बात पर उसने गौर करने की कोशिश भी ना की और अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन खौफ उसके अंदर कुंडी मारे बैठा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर वो खाला के साथ नाश्ता लगा रही थी। तभी नमीर और शर्मिला बाहर निकले। नबीर भाई, मैंने हलवा बनाया है, चक्कर बताइए कि कैसा है। ये सुनकर नमीर ने फौरन से अपनी प्लेट में हलवा निकाला और फिर पहला चम्मच लेते अपनी आंखें बंद की।
वाकई में रोमाना, तुमने तो शहनीला से भी ज्यादा अच्छा हलवा बनाया। दिल जा रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये कहकर नमीर ने बेचकर उसके गाल थपथपाए। शहनीला हंस पड़ी, लेकिन न जाने क्यों रोमाना की हंसी गायब हो गई। नमीर की आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो एकदम पीछे की तरफ हुई और खाला के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। माहौल का तासुर जाहिर करने के लिए उसने खाला के कान के करीब झुककर सरगोशी की। खाला, वो आपका छोटा वाला पीस कब उठेगा? उसकी आवाज सरगोशी में इतनी बुलंद थी कि आसपास के तमाम लोग बआसानी सुन सकते थे। मैं यहाँ हूँ। ये सुनते उसने पीछे मुड़कर देखा जो ट्रैक सूट में मलबूस था, पसीने में शराबूर था, कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे। अंदर आते उसने सबसे पहले किचन में जाकर हाथ धोए और फिर मेज पर बैठा था। अम्मी, मेरी समोदी कहाँ है? और ये हलवा पूरी किसने बनाई है? इतनी ऑयली नाश्ता कौन करता है ये? सुनकर रुमाना के माथे पर बल पड़े। ये हम करते हैं, हम देसी लोग। आप जैसे बददेसी लोग, उन लोगों को ये थोड़ी ना है। आप अपनी वो सब्जी वाली समोती पर ही गुजारा कीजिए। ये सुनते ही तमाम लोग हंस पड़े। शहरयार ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। तुम मुझसे इतना खार क्यों खा रखे हुए हो? हालांकि मैंने तुमसे सिर्फ इतना ही कहा था कि इतनी मसरूफ शहरा पर गाड़ी कौन रोकता है? रोमाना ने एक नजर उसे देखा। हाँ तो डांटा तो था ना। नहीं चाहिए था कुछ भी ऐसा करना। और जो मुझे एक बार डांट दे ना, मैं दोबारा उससे दोस्ती नहीं करती। ये सुनकर खाला ने उसका कंधा थपथपाया। अच्छा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और नाश्ता कर लो बेटा। तभी शनीला के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई और इससे पहले कि शनीला उठती, रोमाना ने उसे वही रोक दिया। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ उसे। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ गई तो नमीर को याद आया कि उसने तो अपना मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया है। मैं जरा अपना मोबाइल ले लूं। शहरयार ने गौर से नमीर को देखा, उठकर रुमाना के पीछे ही कमरे में गया था और अपना मोबाइल तलाश करने लगा था, जबकि रुमाना वहां खड़ी बच्चे को बहला रही थी ताकि शनीला आराम से नाश्ता कर ले। क्या हुआ? चुप नहीं हो रहा मोबाइल? जेब में डालने के बाद वो इसके करीब आया तो रुमाना पीछे की तरफ हुई। नहीं, चुप हो जाएगा, आप जाइए ऑफिस, आपको देर हो रही है। रुमाना को अजीब सा एहसास हुआ और उसने फौरन से अपने सर पर से सरकती हुई चादर को जमाया और अपने बदन पर फैला लिया। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है ना कि मेरे बच्चे से दूर होने का मेरा दिल ही नहीं करता। ये कहकर उसने रुमाना की गोद में मौजूद सुबहान को झुककर चूमा और जैसे ही सर उठाया तो उसका सर रुमाना की थोड़ी से जा लगा। ओहो, लगा तो नहीं तुम्हें? नमीन ने फौरन से उसकी थोड़ी ऊपर करके देखा तो रुमाना ने उसका हाथ हटाया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। ये कहकर वो उससे पहले ही बाहर निकल गई और शहीला को बच्चा पकड़ाकर वो किचन में चली आई। उसने गहरा सांस लिया। ये नमीर भाई को क्या हो रहा है? उसने बेख्तियार सोचा, या शायद मैं फिर भी गलती में सोच रही हूँ। उसने अपना सर झटका और एक गिलास पानी का पीकर खिड़की से नमीर को बाहर जाते देखती रही। शुक्र है ये घर में नहीं होंगे। वो अपनी बात पर खुद ही हैरान हो गई थी और फिर सर झटक कर कामों में मसरूफ हो गई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते के सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया और फिर खाला के पास आई थी। खाला, कुछ और काम है? वो जो किचन में बैठकर सब्जियां काट रही थी उसे देखकर हिचकिचाई थी। बेटा, काम तो बहुत है लेकिन अब तुम पर सारा बोझ नहीं डालना चाहती। ये सुनकर रुमाना उनके पास आई। अरे खाला, तकल्लुफ कैसा? मैं आई क्यों हूँ? आपकी मदद करवाने। अगर आप तकलीफ करेंगे तो मैं कैसे मदद कर सकूंगी, बताइए, क्या काम है? उन्होंने सहन में रखी हुई वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा किया था। बेटा, ये सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं और हेल्पर अभी तक नहीं आई है। मैं शर्मिला की तबीयत के पीछे ये कपड़े धो ही नहीं सकी थी। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। ये सुनकर उसने झट से आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन लगा ली थी, लेकिन कपड़ों का एक ढेर मौजूद था। उसे सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तब उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि शहरयार का सफ़ेद शर्ट भी उसने रंगीन कपड़ों के साथ डाल दिया है। एक एक करके जब वो कपड़े निकालने लगी तब उसे अंदाजा हुआ कि सफ़ेद शर्ट पर सारा रंग आ गया। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये तो उस खड़ूस का है, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो परेशानी से यहाँ वहाँ टहलने लगी। खाला किचन में थी और शहनीला सो रही थी। अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो उंगलियां दांतों तले दबाकर इधर से उधर टहलते तरकीब सोचने लगी और फिर बेख्तियार मुस्कुराई। उसने उस गीली शर्ट का वही पोंछा बना दिया था और उसे दो हिस्सों में तकसीम करके
वॉशिंग मशीन को साफ करके एक तरफ किया और कपड़े सहन में लगे नल के नीचे बाल्टी में रखकर गंगालने लगी। सारे कपड़े धुल गए थे। अब तार पर फैलाने की बारी थी। अभी धूप नहीं निकली। एक काम करती हूँ, ये बाल्टियाँ यही साइड पर रख देती हूँ, फिर फ्रेश धो लेती हूँ। ये कहते उसने सर्फ की जाग लगाई और फर्श को झाड़ू से धोने लगी। फिर उसे सुखाने के लिए उसने उसी वाइट शीट का पोछा लगाया था। उसी इस्लामी शहरियार अंदर दाखिल हुआ और उसकी नज़र सबसे पहले उसी सफ़ेद शर्ट पर पड़ी जिसका पोछा वो बड़े मज़े से लगा रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? वो चिल्लाया तो वो उछल पड़ी और फिर सहमी हुई निगाहों से पहले शहरियार और फिर पोछा बनी शर्ट की तरफ देखा। क्या हुआ है? उसने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ा और दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि रोमाना आर या पार, तुम ऐसा जाहिर करो कि तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये शर्ट उस अक्खड़ मिजाज की थी। तुम्हें मालूम भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी ब्रांडेड शर्ट का पोछा बना दिया है। पूरे 4,000 की ली थी मैंने ये शर्ट, और एक बार भी नहीं पहनी। और तुमने, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रोमाना का हर पकड़ कर घर से बाहर निकाल दे, लेकिन अब जाहिर है वो मेहमान थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप यार? वो दंदनाता हुआ किचन में आया जहाँ उसकी वालदा खाना बना रही थी। क्या हो गया है? क्या मुसीबत आ गई? रोमाना भीगते और मुस्कुराई और अपनी हंसी दांतों तले दबाकर उसके पीछे किचन में आई थी। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। सफाई हो चुकी थी, लेकिन अब एक दिलचस्प तमाशा, वो कैसे हाथ से जाने दे सकती थी? ये मेरी शर्ट आप देख रही है ना? इस नकम्मी ने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और इसका पोछा बनाकर फर्श साफ कर रही थी। खुदा का वास्ता है, मेरा काम आप ही करें, इसके जिम्मे ना लगाएं, वरना ये हर काम उल्टा करेगी। अब ये मुसीबत बन जाएगी। आप समझ रही है ना मेरी बात? वो झिंझलाया तो खाला ने अपनी हंसी दबाई। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम दूसरी ले लेना। उसने सर मेरी से रोमाना की तरफ देखा जो सर झुकाए अपनी हंसी छुपाने में मसरूफ थी। वो पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया और रोमाना ने खाला के हाथ पर ताली मारते उस शर्ट को देखा था जो अब सफेद रंग की भी ना रही थी। रोमाना छत पर बाल्टी लेकर आई और इसने आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़े एक एक करके सुखाना शुरू किए। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो नमीरा भाई उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप यहाँ? उसने अपनी कमर पर बांधा हुआ दुपट्टा खोलकर सीने पर फैलाया और रुख फेर लिया। भीगे उसके जिस्म से चिपके हुए कपड़े थे। जिस्म का एक एक हिस्सा नुमाया हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को छुपाने की भरपूर कोशिश की। अचानक क्यों नमीर भाई की आंखों में से अजीब किस्म की वहशत महसूस हुई थी। हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शर्नीला बच्चे के साथ कमरे में है, उसे संभाल रही है। अम्मी नमाज पढ़ रही है। सोचा तुम ही फारिग होगी, लेकिन तुम भी मसरूफ हो। मुझे चाय पीनी थी। ये सुनकर रुमाना ने बामुश्किल उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ, फिर बना दूंगी। उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, तुम चाय बनाओ तो मुझे मेरे कमरे में दे जाना, ओके? रुमाना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी निगाहें उसकी पुश्त को घूर रही हैं, लेकिन वो पलटी नहीं। सारे कपड़े तार पर फैलाने के बाद वो थकी हारी नीचे आई और डायरेक्ट किचन में गई जहाँ शहरयार पानी पी रहा था। ओ माय गॉड, अपनी हालत तो देखो, पूरी भीगी हुई हो। मौसम कितना खराब है, काफी ठंडा हो जाता है शाम के बाद, और तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो। जाओ जाकर चेंज करो। किचन में कोई क्यों आई हो? उसने शहरयार की ये फिक्रमंदी पहली बार देखी और उसे देख कर आ गई। नमीर भाई ने चाय बनाने का कहा। ये सुनकर शहरयार के चेहरे पर नागवारी बिखर गई। ये नमीर भाई ने तो तुम्हें मेड ही समझ लिया है। अम्मी से भी कहता हूँ कि हेल्पर को फोन करके बुलाए। क्या तुमने सारे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है? ये सुनकर रुमाना मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मेरा अपना ही घर है। और वो फिर झटक कर शाहयार को देखा था। शाहयार की आंखों में एक चमक सी दिखाई देने लगी। तुम्हारा घर, जरा मुझे समझाओ इस बात का मतलब। पहली बार रुमाना ने अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया। वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। कहकर वो तेजी से अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद करके अपने धड़कते हुए दिल को थामा। आज पहली बार शहरयार की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी थी। कपड़े बदल कर जैसे ही बेड पर बैठी तो बुरी तरह चीखने लगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर उसने अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे में शहरयार खड़ा था जिसके हाथ में भाप उड़ाती कॉफी का कप था। ये लीजिए, कॉफी पीजिए और अपनी सर्दी को दूर भगाइए। मैंने आपसे कहा भी था ना कि शाम के वक्त इस तरह गीले कपड़ों में मत घूमे, ठंड लग जाएगी ना। लेकिन नहीं,
वो रोमाना ही क्या जो किसी की बात मान ले। वो पहली बार रोमाना को शहरयार की बात बुरी नहीं लगी थी। ठीक हो जाएगा, उसने धीमे लहजे में कहा। तो शहरयार ने उसे काफ़ी का कप थमाया। तभी रोमाना को याद आया कि नमीर ने भी उसे चाय का चाय बनाने का कहा था। वो नमीर भाई, उनके लिए चाय बनानी है। ये सुनकर शहरयार मुस्कुराया। मैंने तुमसे पहले ही उन्हें कॉफ़ी दे दी है, पर उन्हें अच्छा नहीं लगा। कहने लगे रोमाना देती तो अच्छा लगता, वो अच्छी कॉफ़ी बनाती है, तुम्हारी कॉफ़ी में तो चीनी ही नहीं है। ये सुनकर रोमाना ठटक कर उसे देखने लगी। शहरयार तो शायद मजाक कर रहा था, लेकिन नमीर का इस तरह बार बार कहना उसे अजीब से एहसास में एक बार फिर से मुब्तला कर गया। कैसी है पीकर बताओ। रोमाना ने कॉफ़ी का एक सिप लिया और मुस्कुरा कर थम्स अप किया। बहुत अच्छी है। शहरयार हंसते हुए वापस मुड़ गया। रोमाना ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन आज उसकी आंखों से नींद गोया गायब थी। हर रोज उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में कोई आता है और कान के करीब सरगोशी करता है। आज मैं खोज लगा कर रहूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई ना कोई कमरे में आता जरूर है। ये कहकर उसने लाइट बंद की। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसने अपनी पलकें चिपक चिपक कर खुद को सोने से रोका। तभी खिड़की की तरफ से खटका हुआ। उसने अपनी आंखें मीच कर सोने की एक्टिंग की। कुछ जलता हुआ कदमों की गहरी चाप लिए उसके बिल्कुल सराहने आकर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन भर गई। तुम्हें देखे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता। एक दिन ना देखूं तो ऐसा लगता है सदियां गुजर गई हैं। आवाज को सुनकर वो एक झटके से खड़ी हुई और आंखें खोलकर उसने अपने सामने बैठे अपने बहनोई नमीर भाई को देखा। नमीर भाई आप यहाँ? वो अपनी जगह जैसे थम सी गई। नमीर ने मुस्कुराते उसे देखा। "श्श, किसी को कुछ मत कहना। मेरे रोज तुम्हारे पास आता हूँ मैं, तुम्हारे दीदार करने के लिए।" उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही रुमाना के चेहरे को छूना चाहा, उसने उसका हाथ झटक दिया। उसका पूरा वजूद लड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद जल्जलों की जद में हो। खबरदार, खबरदार मुझे हाथ भी लगाएगा मत। रात के अंधेरे में उसकी सरगोशी नुमा अंदाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं तुम्हें हाथ तो क्या, मैं पूरे वजूद में संभलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस ऐसा कर नहीं पाता, इसलिए रोज तुम्हारा दीदार कर लेता हूँ, ताकि मेरे दिल को सुकून पहुंचे। पर अब खेल खत्म हो चुका है, बल्कि नया खेल शुरू हुआ है। साली वैसे भी आधी घरवाली होती है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। रोमाना शिद्दत से रो पड़ी। उसकी हिचकियां बंद हो गई। नमीर भाई, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी बहनों जैसी। लेकिन नमीर ने आगे बढ़कर उसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़ लिया था। बहन नहीं हो तुम मेरी, बल्कि मैं तो तुम्हें पसंद करता था, और शनीला से रिश्ता जुड़ गया तो जबरदस्ती निभा रहा हूँ, पर तुमसे भी अब रिश्ता जोड़ कर रखूंगा। ये सुनकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका। खुदा का वास्ता है, चले जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर करके सबको इकट्ठा कर लूंगी। ये सुनकर नमीर हंस पड़ा। ऐसी गलती भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और इसका घर उजाड़ दूंगा। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू और ज्यादा तेजी से बहने लगे। अब रो तो मत, तुम्हारी ये भीगी हुई आंखें मेरे दिल पर छुड़ियां चला रही हैं। मैं जा रहा हूँ, शनीला उठ गई होगी। ये कहकर वो हंसते हुए जिस तरह खिड़की से आया था वैसे ही बाहर निकल गया। उसके जाते ही रोमाना ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर कपकपाते हाथों से खिड़की को बंद करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो बंद ही नहीं हो पा रही थी। और अब रोमाना के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वो जब चाहे जैसे चाहे इस खिड़की से आ सकता था और उसे डरा सकता था। अगले ही पल रोमाना निकली और तेजी से दौड़कर खाला के कमरे में जान से जाकर उनसे लिपट गई। सुबह होते ही वो शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मासी और भांजा एक साथ ही बीमार हो गए। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह बुखार में भनक रही थी। बेटा, तुम दवाई खा लो, उधर वो भी रो रहा है, शनीला को तंग कर रहा है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। ये साइड पर गर्म दूध भी रखा हुआ है, ये भी पी लेना, ठीक है मेरी बेटी। उन्होंने उसके गाल थपथपाए और वो वहां से कमरे से निकलकर शहनीला के पास चली गई थी, जहां सुबहान ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। अभी वो कोहनी के बल बामुश्किल उठकर बेड पर लेटी ही थी कि नमीर अंदर दाखिल हुआ और उसे मुस्कुराते हुए रुमाना की तरफ देखा। इतनी कमजोर हो तुम, मैंने सोचा ना था। वैसे मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहो तो
सर पर पानी की पट्टियाँ रख दूँ, या फिर बुखार कम करने की दवाई अपने हाथ से पिलाऊँ, या फिर अपने हाथ से सूप बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? ये कहकर उसने गहरी नज़रों से उसके पूरे बदन का एक्सरे किया था। रोमाना ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। खुदा का वास्ता है नमीर भाई, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन बुखार के बायस उसकी आवाज़ दब सी गई। उसे रोना आने लगा। काश माँ बाप बाबा आप आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। उसका दिल जैसे खून के आंसू रो पड़ा था। अमीर आगे बढ़ा, उसका कंबल खींचना चाहा। तभी कमरे में शहरयार की आवाज़ गूंजी थी। क्या हो रहा है भाई? वो जो इस पर झुक कर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, एकदम सीधा होकर बैठा। अब मुश्किल मुस्कुराया। वैसे कब से कह रहा हूँ कि दवाई खा लो, लेकिन ये इतनी जिद्दी है, मेरी कोई बात ही नहीं मान रही। अब तुम जानो और ये जाने, तुम्हारी तो दोस्त है ना ये कहकर नमीर पास साइड टेबल पर रखी दवाई उठाकर शहरयार के हाथ में थमाई और वो तेजी से बाहर निकल गया। सब ठीक है ना रोमाना? रोमाना ने फौरन से अपनी आंखों की नमी साफ की और बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसके जहन में नमीर की आवाज़ गूंजी कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी, समझी तुम? उसने बेख्तियार झरझरी सी ली। मैं ठीक हूँ, मुझे ये सोना है।" ये सुनकर शहरयार ने कंधे उचकाए और बाहर की तरफ आ गया। रोमाना बमुश्किल उठकर दरवाजे की तरफ आई और दरवाजा बंद करके उसकी पुश से टेक लगाकर बुरी तरह रो पड़ी थी। फिर उसने हिम्मत की थी और अपनी अम्मी को कॉल मिलाई। अम्मी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। उसने हतुल अपनी आवाज को ठीक रखने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह बिखर गई थी। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दूसरी तरफ उसकी वालदा की परेशानी भरी आवाज सुनाई दी। अम्मी, मैं बस बीमार हो गई हूँ, मुझे आपकी बेहद जरूरत है। ये सुनकर उसकी वालदा ने उसे खुशखबरी सुनाई थी। बेटा, हम लोग इस वक्त गाड़ी में हैं, बस 3 घंटे का रास्ता बाकी है और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ वापस आ जाना। उन्होंने उसे तसल्ली दी तो रुमाना के दिल को ढारस पहुंची। वो पूरा दिन कमरे से बाहर ना निकली। खाला ने ही सब कुछ संभाला हुआ था। शहरयार को भी फिक्र कदली ने आ गिरा कि आखिर रुमाना को ऐसा क्या हो गया था कि वो बिस्तर पर ही पड़ गई। खाने की मेज पर शहरयार ने कहा तो नमीर को उछू लग गया। वो खास तरह इंसान है, बीमार हो सकती है, तभी क्या सोचना। वैसे भी बेचारी घर के सारे काम कर रही थी, छोटी है अभी। नमीर ने उससे हमदर्दी दिखाई तो शहरयार ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन जिस कदर वो हंसती खेलती रहती है, उसका यूं अचानक खामोश हो जाना अच्छी बात नहीं है ना। नमीर के चेहरे का रंग उड़ा। उसने शहरयार की तरह देखा। तुम बात को फजूल में बढ़ा रहे हो। क्या कहना चाहते हो? क्या अम्मी ने कोई ऐसी कमी रखी थी कि वो बीमार पड़ गई? खाला क्या सोचेंगी? ऐसे फितने फसाद वाली बातें ना करो नमीर। ख्वामख्वाह शहरयार से झगड़ने लगा तो खाला ने भी हैरत से उसे देखा। तुम पागल हो गए हो? क्या हो गया है नमीर? छोटा भाई है वो तुम्हारा। लेकिन नमीर को बेपनाह गुस्सा आ गया। उसने प्लेट में अपना नवाला झटक कर कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। शहरयार ने गौर से उसके चेहरे के बदलते तासुरात को बयान किया था। हो ना हो, कोई ऐसी बात जरूर है जो रोमाना छुपा रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ देखी है मैंने। उसने खुद से खुद कलामी की और कुछ सोचकर उसने रोमाना के दरवाजे पर दस्तक दी। तो रोमाना ने लड़ती आवाज में पूछा था, कौन है? शहरयार को हैरानी हुई। मैं हूँ शहरयार। ये सुनकर रोमाना ने फौरन से दरवाजा खोला। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। एक दिन में ही वो काफी कमजोर सी दिखाई देने लगी थी। आंखों के गिर्द हल्के भी नुमाया हो रहे थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आओ हम दवाई लेने के लिए चलते हैं। रोमाना ने नफी में सर हिलाया, लेकिन शहरयार ने उसका हाथ थामकर उसे गाड़ी में बिठाया। वो मना करती रह गई, पर वो इसे लेकर एक करीबी क्लिनिक आया था। दवाई लेने के बाद वो बाहर निकले तो सामने ठेले पर पानी पूरी वाला नजर आ गया। खानी है? शहरयार ने उसे ऑफर की तो उसने नफी में सर हिलाया। अच्छा, तो फिर बर्गर खाते हैं। वो इसे लेकर आगे बढ़ा, लेकिन रुमाना वही खड़ी रह गई। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है। अम्मी अब्बू आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर शहरयार ने गहरी सांस भरी। तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम बताना नहीं चाहती। क्या हुआ है बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। शहरयार ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछने लगा, कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मुझे घर जाना है। वो रो पड़ी थी।
और शहरयार ने दोनों हाथ उठाकर उसे रिलैक्स किया था। ओके ओके, तुम रो मत, मैं तुम्हें घर ही लेकर जा रहा हूँ। शहरयार के दिल में शक का बीज पैदा हो गया था। वो जैसे ही घर आया तो उसके वालिदैन वहां पहुंच चुके थे। वो दौड़कर अपनी अम्मी के गले लग गई और रो पड़ी। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? उन्होंने उसे मोहब्बत से फिसकारा। बस, आपकी याद आ रही थी। वहां मौजूद तमाम लोग हैरान थे और नमीर का दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया। वैसे भी अब कुछ अरसे की ही बात है, फिर तुम हमेशा यही रहना है। अपनी अम्मी की बात सुनकर वो दंग सी हो गई और फटी फटी निगाहों से सबकी तरफ देखने लगी। कि क्या मतलब? शहरयार ने पूछा। तो शहरयार की वालदा ने मुस्कुरा कर उन दोनों को देखा। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि तुम्हारा और शहरयार का रिश्ता तय कर दिया जाए। ये सुनकर रुमाना की आंखें हैरत से फैल गई और नमीर ने बेचैनी से पहलू बदला। तभी रुमाना का मोबाइल रिंग देने लगा। शहरयार ने एक नजर रुमाना को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा था। क्या हुआ रुमाना? तुम्हारा फोन बज रहा है, जाओ कमरे में जाकर अटेंड करो। शहरयार ने नम दिली से कहा तो वो एक झटके से खड़ी हुई और भागते हुए कमरे में गई। दूसरी तरफ नमीर के लातादात मैसेजेस थे। खबरदार, जो इस रिश्ते के लिए हाँ की। अगर अपनी और अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो, तो साथ में तुम्हारी बहन का घर बसा देखना चाहती हो, तो अभी और इसी वक्त जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो वहीं खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसकी आंखों से बेपनाह आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, हारी थी। वो अपने आंसू साफ करके कमरे से बाहर आई। अम्मी, खाला, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती। मैं शहरियार के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर वो जहाँ हैरान रह गई थी, वहीं शहरियार भी दंग रह गया था। उसने उसकी आंखों में देखा, जहाँ आंसू चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ सोच कर वो कमरे में आया। रोमाना के मोबाइल में मैसेजेस खुले हुए थे। ये किसका नंबर है? नमीर सेव नहीं था, लेकिन उससे लातादात मैसेजेस आए हुए थे। शहरियार ने एक एक करके सारे मैसेज पढ़े तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। चेहरे पर सुर्खी सी ठहर गई और उसे अपने हाथों का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। काश नमीर भाई ये आप ना होते। उसने वे अनजाना नंबर अपने मोबाइल में डालकर कॉल मिलाई तो नमीर का नाम ब्लिंक करने लगा। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दे। उसने कमरे से बाहर निकलकर नमीर को पुकारा। नमीर भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये सुनकर नमीर ने हैरत से शहरियार की तरफ देखा। रुमाना भी खौफ से कांपने लगी। क्या बात करनी है? यही करो, नमीर ने कहा तो शहरयार ने नफी में सिर हिलाया। बात बहुत जरूरी है, यहाँ सबके सामने नहीं कर सकता। ये कहकर शहरयार आगे बढ़ गया तो नमीर को भी चारों नाचार उसके पीछे जाना पड़ा। क्या बात है? क्या तमाशा लगा रखा है? नमीर ने कहा तो शहरयार ने रुमाना का मोबाइल उसके आगे लहराया था। ये सब क्या है? नमीर ने कंधे उचकाए। मुझे क्या पता, रुमाना से पूछो, ये उसका मोबाइल है। शहरयार चंद कदम आगे आया, उसकी आंखों में गौर से देखा। मुझे मालूम है कि ये मोबाइल रोमाना का है, लेकिन इसमें मैसेजेस आपके नंबर से आए हुए हैं और उसका क्या मतलब हो सकता है? नमीर ने फौरन से इनकार किया। तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शहरयार हंस पड़ा था। बेवकूफ वो नहीं, आप सबको बना रहे हैं। आप उसकी इज्जत के साथ खेल रहे थे। आप उसे हरासा कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। इज्जत छू कर गुजरी है आपको या नहीं? ये सुनकर नमीर ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा था। फिर अगले लम्हे उसके कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत तू कोड़ी की मत करना। माँ की नजरों के सामने मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहूंगा। बीवी की नजरों में भी गिर जाऊंगा। बस, लफ्ज के हाथों मजबूर हो गया था। शहरयार ने उसे गिरिबान से पकड़कर अपने करीब किया। माना कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपके करतूत इंतहाई बुरे हैं और मैं इस बात के लिए आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। रोमाना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उससे दस्तबदार नहीं हूँगा। अब अगर आपने आज के बाद उसके साथ कोई भी गलत काम करने का सोचा या उसे डराया, तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। और इस घर में तो क्या, पूरे मोहल्ले में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। समझे आप? उसे एक झटके से नमीर को दूर किया और कफोड़ाता वापस कमरे के अंदर आया। तो तीनों खवातीन हैरत से उसे देखने लगी। बात क्या है शहरयार?
शहरिया ने मुस्कुरा कर रोमाना को देखा और आंखों ही आंखों में से तसल्ली थी। और कमरे में आने से पहले उसे वो टेक्स्ट कर चुका था कि सब ठीक है, मुझे हकीकत पता चल गई है और नमीर को मैंने वार्निंग भी दे दी है, वो अब ऐसा नहीं करेगा। उसने मोबाइल रोमाना को दिया। रोमाना, तुम्हारा मोबाइल। रोमाना ने हैरत से मोबाइल उसके हाथ से लिया और उसकी नज़र शहरियार के भेजे गए मैसेज की तरफ गई और उसका सर झुक गया। वो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसे रोमाना के वालिदैन की तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि रोमाना और मेरा निकाह कर दिया जाए। ये खबर बिजली बनकर रोमाना पर गिरी। उसने कुछ बोलने के लिए अपने लफ्ज़ किए। शहरयार ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे मालूम है कि रोमाना को कोई इतराज नहीं होगा। रोमाना ने रोमाना की आंखों में देखा तो वो रो पड़ी थी। बच्ची है, दिल कमजोर है, बस इसीलिए रो रही है। माँ बाप से बिछड़ने का सोचा तो दिल भरा है। खाला ने उसकी कमर सहला कर कहा तो उसके वालिदैन भी मुस्कुरा दिए। और मैं खुद अपनी अम्मी के साथ आऊंगा वहाँ निकाह के लिए। उम्मीद है आपको कोई इतराज नहीं होगा। रोमाना के वालिदैन मुस्कुराए थे। तुम जैसा दामाद जिसे मिले उसे कोई इतराज क्यों हो सकता है भला। वो लोग चंद घंटे वहीं रहे थे और फिर निकाह की तैयारियों को कहकर वो वापसी के लिए लौट गए थे। रोमाना तो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। शैया ने उसे फोन पर तसल्ली दी थी कि मैं जानता हूँ कि तुम नमीर भाई की वजह से बहुत परेशान थी, लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। और ये जुमला पढ़कर रोमाना शिद्दत से रो पड़ी थी कि 3 दिन उसने सूली पर गुजारे थे और अब उसे ऐसा लगा था जैसे कड़ी धूप में घना साया सा आकर उसकी जिंदगी में ठहर गया हो। वो सजदे में गिर गई थी और आज शाम को उसका निकाह था। सुनहरी लिबास में सुर्ख दुपट्टा ओढ़े बहुत प्यारी लग रही थी। तभी दूल्हे वाले आ गए और शोर मच उठा। दिल जोर जोर से धड़का और निगाहें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो घूंघट के पार से वो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए धीरे धीरे चलता उसके बराबर में आकर बैठ गया। मौलवी साहब ने इशारा मिलते ही इजाजत लेना शुरू की और यूं उन दोनों ने एक दूसरे को निकाह के बंधन में कबूल कर लिया था। निकाह होते ही शहरयार ने उसका हाथ थामा था और उसे अपने कमरे में ले आया था। उसने घूंघट उठाकर उसके माथे पर शिद्दत बड़ा बूसा दिया था और फिर उसके दोनों हाथों को थाम लिया था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा शहरयार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम इसी शहर में रहेंगे। अम्मी को कोई इतराज नहीं है। वो तो बल्कि हम हमारे लिए बहुत खुश हैं। अब तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा ना। ये सुनकर रोमाना अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी थी और शहरयार ने उसे सीने से लगा लिया था। अगर तुम मुझे इस तरह कहती तो मैं आसमान पर सर पर उठा लेता, लेकिन शायद इसे भी बुलाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नमीर भाई सुधर जाएंगे और मैं ये वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें इस हवाले से ना कोई ताना मिलेगा और ना ही कोई शिकायत होगी। बल्कि मैं तो तुमसे उसी दिन से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था जब तुमने मेरी सफेद शर्ट काट कर पोछा लगाया था। ये सुनकर वो रोते रोते हंस पड़ी थी और एक मुक्का उसने शहरयार के सीने पर झड़ दिया था। शहरयार ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों के हिसान में ले लिया था। रमाना ने आंखें बंद करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था कि उसे एक समझदार, जिम्मेदार और वफादार शोहर में नसीब किया था, क्योंकि उसकी अपनी नीयत में कोई खोट ना था और ये उसे शहरयार जैसा मर्द मिला था जिसने उसकी जिंदगी में नए रंग घोल दिए थे और उसे यकीन दिलाया था कि वो हमेशा उसका साथ देता रहेगा। रोमाना ने उसके वादे पर नजरें झुकाकर यकीन किया था, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत दिल का, इतना प्यारा कि बेख्तियार यकीन करने को दिल चाहता था। मोहब्बत उन दोनों को अपने घेरे में लिए हुए चमक रही थी।